वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग द फन दे हैड हमारे फर्स्ट लेसन को पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने ड्रॉप किया था कि मार्गी अपने रिजल्ट से काफ़ी अनसेटिस्फाइड थी। ज्योग्राफी में वो कंटिन्यू टेस्ट में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही थी। तो एक कंट्री जो इंस्पेक्टर है, जो वहाँ मैकेनिकल का काम करते हैं, जो चेक करते हैं, वो उस पूरे सिस्टम को अपने साथ लेके गए थे और उन्होंने उसकी मदर को सेटिस्फाइड आंसर दिया कि मार्गी की जो ग्रोथ है वो तो प्रॉपर है, लेकिन जो सिस्टम था वो उसकी एज से थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, इस वजह से मार्गी जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब हम उसके नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. अब मार्गी जब वो इंस्पेक्टर जो है वो सिस्टम को वापस लाके लगा के चले गए, तब भी मार्गी कुछ खास खुश नहीं थी। चाहे उन्होंने मार्गी के लिए एक प्रॉपर पॉजिटिव आंसर दिया था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर भी मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, बहुत निराश थी। क्यों थी? क्योंकि वो चाहती थी कि ये हमेशा के लिए लेके चला जाए। और टॉमी के साथ एक बार ऐसा हुआ भी था कि टॉमी का जो सिस्टम था पूरा, वो 1 मंथ के लिए वहाँ से उसको ले गए थे, यानी 1 मंथ तक टॉमी की हॉलीडेज थी कि क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, जैसे इसके ज्योग्राफी सेक्टर में प्रॉपर मिस्टेक आई थी, वैसे टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर में मिस्टेक आई थी और वहाँ जो सेक्टर था वो पूरा कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। तो इस वजह से वो चाहती थी कि ये ऐसा हो जाए। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस से वो टॉपिक पे आ जाते हैं कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखता है, क्या सोचता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब जो मार्गी का क्वेश्चन था वो ये था कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा और क्यों लिखेगा, हम लोग भी तो स्कूल में पढ़ ही रहे हैं एज इट इज। तो टॉमी का आंसर था कि स्टूपिड ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, दूसरी टाइप का स्कूल है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ years ago। टॉमी क्या कह रहा है कि ये वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये बहुत पुराना वाला स्कूल है जो 100 years पहले हुआ करता था। और वो किस तरह का था? ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली centuries ago। और उसने बहुत लॉफ्टली मतलब काफ़ी प्रेशर देके बोलना कि सेंचुरीज अगो की पहले की बात है कि इस तरह के कोई जो स्कूल थे वो हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Yes. अब क्योंकि टॉमी मार्गी पे काफ़ी चिल्ला रहा था ना, इसलिए वो उसको लेकर थोड़ी सी हर्ट हो गई कि वो उसको समझा नहीं रहा है प्रॉपरली और इस तरह से उसको डांट रहा है। तो वो पूछती है कि क्या उनके पास टीचर भी हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब मार्गी उससे क्या पूछती है कि क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर टॉमी क्या कहता है कि हाँ टीचर तो हुआ करते थे, लेकिन कौन से टीचर? जो हमारे पास है वो नहीं, ह्यूमन टीचर, मैन हुआ करते थे, यानी कि ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? मार्गी क्या पूछती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी क्या रिप्लाई करता है कि हाँ वो एक मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग में, तो वो उनको प्रॉपरली पढ़ाते थे, उनको वर्क देते थे, उनका वर्क चेक करते थे, उनको सब काम करने के लिए बताते थे कि कौन सा काम कब कैसे करना चाहिए। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। Sure he is. My father knows as much as my teacher. एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप आया है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ,
क्या इंसान भी इतना स्मार्ट हो सकता है? स्मार्ट से यहाँ पे सुंदर नहीं है। स्मार्ट दैट मीन्स हम स्मार्ट वर्ड दूसरी बार कब यूज करते हैं? एक तो स्मार्ट हम किसी को सुंदर होता है तब कहते हैं कि वाओ क्या स्मार्ट है। देन सेकंड स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट भी होता है। तो क्या कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? तो वो क्या बिल्कुल हो सकता है। मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है वो जानते हैं उतना मेरे फादर को भी पता है। He knows almost as much बच्चा। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want to strange man in my house to teach me. अब यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल फादर के पास भी ऐसा हो सकता है, तो फादर भी इतना जान सकते हैं। अब बात आती है कि मेरे फादर भी उतना ही प्रॉपरली जानते हैं, और इस बात से कोई मार्गी जो थी वो डिस्प्यूट नहीं करना चाह रही थी, कोई बहस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो ये चाहती है कि मेरे घर पे कोई स्ट्रेंज मैन आके पढ़ाए तो मैं उससे कैसे कंफर्टेबल हो सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब मार्गी के दिमाग में जब ये आधी अधूरी बात सुन रही थी तो मार्गी के दिमाग में काफी सारी चीजें आ रही थी कि कैसे एक अनजान इंसान घर घर जाके पढ़ा सकता है, या इतने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो ये सब सारी बात सुन के टॉमी एक अच्छे लाफ्टर मतलब उसको बहुत जोर से हंसी आ गई, और वो कहता है कि यहाँ पर ये नहीं हो, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर हाउस के अंदर नहीं चाहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे किड्स वहां जाया करते थे। आप लोग तो ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। हमारे पास भी एक स्पेशल बिल्डिंग है, पर्टिकुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग रूम्स डिवाइड है, वहां पर सारे बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग टॉमी बता रहा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एंड ऑल द किड्स लीन द सेम थिंग, लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। और सारे ही बच्चे सेम थिंग्स पढ़ते थे, और खास तौर पे सिमिलर एज के बच्चे। अब आप लोग भी जैसे जानते होंगे ना, आपकी क्लास के बच्चे सेम एज के होंगे, आपसे जो हायर क्लास के बच्चे होंगे वो एक सेम एज के होंगे, आपसे जो छोटे बच्चे होंगे वो सेम एज के होंगे। इवन नर्सरी के बच्चों की भी लिमिट होती है कि 3 to 4 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं वो भी नर्सरी में होते हैं। तो हर क्लास की एक एज लिमिट फिक्स हुआ करती है। But my mother say a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teach and that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर बच्चे का दिमाग अलग तरह का होता है और हर बच्चे को अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि क्लास में टीचर्स अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग तरह का बिहेव करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे उसको पार्शलिटी का नाम दे देते हैं कि मैम तो उसको ऐसा रखते हैं और मेरे को ऐसा रखते हैं, मुझे ऐसा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइंड है, और डिफरेंट माइंड्स में डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर प्रायोरिटी रहती है। कोई मैथ्स में बहुत सुपीरियर होता है तो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, कोई सोशल में बहुत अच्छा होता है तो दूसरे सब्जेक्ट में नहीं होता, कोई हिंदी संस्कृत में अच्छा होता है तो मैथ्स वगैरह में थोड़ा सा डल होता है। तो इस तरह से हर बच्चे का माइंड डिफरेंट होता है। कोई बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वो बहुत वीक होता है लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है। तो सारे बच्चों को ट्रीट करने का, उनका माइंड रीड करने का काम टीचर करते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They weren't even half finished when Margie mother called Margie's school. Yes. अब मार्गी को इंटरेस्ट आने लग गया था उन सब चीज़ों को सुनने के बाद कि मैं ये सारी ही चीज़ें सुनना चाहती हूँ, मैं और स्कूल को जानना चाहती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर वो टॉमी से पूछती है अगर तुम ये डायरी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या मैं इस डायरी को अपने साथ पढ़ने के लिए ले जा सकती हूँ।
जब वो अपनी बात इतनी फिनिश करती उससे पहले ही मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ लगा दी कि मार्गी इट्स योर स्कूल टाइम। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। उसको फिर से उस मैकेनिकल टीचर के पास जाना था तो मार्गी ने कहा कि प्लीज़ मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू। लेकिन ये जो टाइम था वो टॉमी का भी एजुकेशन उसका क्लास टाइम था, मैकेनिकल टीचर के पास जाने का टाइम था। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" वो उसको पूछती है कि क्या मैं कुछ देर और इस बुक को पढ़ सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ, ताकि मैं स्कूल को बहुत अच्छे से जान सकूँ। स्कूल क्या है क्या नहीं है ये आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि अभी आप दोनों कंडीशन से निकल रहे हैं। स्कूल आप जो डेली रूटीन का आपका रहता है, और मैकेनिकल स्कूल कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर हम कम्प्लीटली मैकेनिकल तो नहीं है क्योंकि पर्सन के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऑनलाइन क्लास में होना और एक प्रेजेंट क्लास में होना, इस डिफरेंस को इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, शायद मैं वर्डली इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी जितना आप लोग फील कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम 9 पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। थैंक यू। कल हमने अपनी क्लास में क्रिया टॉपिक पर चर्चा की थी। क्रिया के बाद आज हमारा नया प्रकरण है जो कारक। और कारक क्या है, कारक की क्या परिभाषा होगी, और कारक के कितने भेद हैं, कारक का क्या प्रयोग होता है, कारक का हमारे हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि कारक क्या है। देखिए, हाँ, कारक परिभाषा, कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वह कारक होता है। क्रिया का निष्पादक, किसी भी कार्य को जो समाप्त करने वाला, निष्पादन करने वाला होता है वह उसे हिंदी में कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक में क्या क्या चाहिए, विभक्ति चाहिए। कारक में विभक्ति चिन्ह होता है, उसे कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक के प्रमुख भेद कितने हैं, तो कारक के भेदों की बात करें तो कारक के प्रमुख तो 8 भेद होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की बात करें, क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। अर्थात जो भी व्याकरण में जो कर्ता होता है वह कार्य का निष्पादक होता है। कर्ता के बिना किसी प्रकार के कार्य की संभावना ही नहीं की जा सकती है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। जो कर्ता होता है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसे बात करें कि मोहन संज्ञा है, वह सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, और क्रिया से उसका संबंध होता है। जो भी काम किया गया, जैसे मोहन लिखता है तो क्रिया क्या, लिखना, और उससे संबंध किससे है, मोहन से। तो चाहे क्रिया सकर्मक हो अकर्मक हो, लेकिन वास्तविकता में क्रिया जो कारक का संबंध किससे है, क्रिया से होता है, और विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जो कर्ता कारक के जो विभक्ति का प्रयोग होता है चिन्ह का, वह सकर्मक क्रिया के साथ होता है और भूतकाल में होता है। अकर्मक के साथ कभी भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। विभक्ति का प्रयोग जो होता है सकर्मक क्रिया के साथ, और वो भी भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य में नहीं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, या मोहन कौन है, कर्ता, क्रिया कौन सी है, सकर्मक, क्या लिखा, पत्र लिखा। विमला ने दूध पिया, क्या पिया, दूध। तो यहाँ पर दोनों जो वाक्य हैं उसमें क्रिया जो है सकर्मक है, और भी क्या है, सकर्मक के साथ साथ भूतकाल में भी है, क्योंकि लिखा और पिया जो भूतकाल में होने वाली क्रियाएं हैं।
कर्म कारक, दूसरा क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। सजीव कर्म कारक जो होंगे उनके साथ कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे वह पत्र लिखता है, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखो इन दोनों में, पहले वाक्य में वह पत्र लिखता है, पत्र हमारे क्या है, निर्जीव कर्म है, सजीव नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब मोहन सजीव करता है, पुस्तक, मोहन ने पुस्तक दी किसको, क्या वह किसको का प्रश्न है, किसको, श्याम को। श्याम हमारा कौन है, सजीव कर्म है, इसलिए जहां सजीव होगा उसके साथ को का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं, लेकिन कर्म कारक जरूर होगा। इसके बाद कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आज्ञा सूचक शब्दों में, निर्जीव के लिए भी हो सकता है जहां आज्ञा हो, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया जब भले हैं, कर्म अकर्मक है, लेकिन फिर भी वह आज्ञा जनित वाक्य होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, कर्म का प्रयोग होगा, कर्म कारक का प्रयोग होगा। स्वाभाविक क्रियाओं में को विभक्ति का प्रयोग होता है, उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, तो स्वाभाविक क्रिया, उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, जो स्वाभाविक क्रिया उसमें भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। आगे बात करें तो तीसरा कारक आता है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ साधन, अर्थात जो भी कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके कोई कार्य निष्पादित करता है तो उस साधन को करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। अब जो करण कारक में हम देखा कि से और के द्वारा का प्रयोग होता है, और मैं कलम से लिखता हूं। अब यहां माध्यम क्या है, कलम से। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उसे किससे पत्र प्राप्त हुआ, डाकिये द्वारा, इसलिए यहां पर कौन सा हो गया, करण कारक हो गया, से और के द्वारा का प्रयोग होगा। आगे चले, आज्ञाजनित वाक्य। आज्ञाजनित वाक्यों में भी देखें तो ध्यान से अध्ययन करो, आज्ञा दी गई है वहां पर भी करण कारक प्रयोग होगा। राम पेन से नहीं पेंसिल से चित्र बनाओ, अब उसको भी आज्ञा दी है, सजेशन दिया गया है, वहां आज्ञा हो, सजेशन जो आपको सूचना दी गई है उसके आधार पर यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। सीख में भी करण कारक का प्रयोग होता है, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, तो यहाँ सीख दी गई है, मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छे काम से अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ पर ऐसा दिया है, सीख दी है, वहां पर भी करण कारक का प्रयोग होता है। गुण और स्थिति में भी राम हृदय से दयालु है, वह स्वभाव से कंजूस है, गुणों में भी करण कारक का प्रयोग। रीति से विद्यार्थी क्रम से खड़े हैं, सभी विद्यार्थी क्रम से आवे, इस प्रकार जो दिया हो उसमें भी यहाँ पर करण कारक। मूल्य आंकने में भी सेब किस भाव से दे रहे हो, अनार किस भाव से दे रहे हो, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जो भाव दाव किया जाता है उसमें भी करण कारक होता है। उत्पत्ति के क्रम में सोना, धरती, सोना खानों से मिलता है, तो अर्थात जो खानों से निकलना, चांदी खानों से निकलता है, तो जो हीरे ज्वारा जो भी निकलते हैं वो सब उत्पत्ति होती है, जिनकी भी उनकी सबकी के बारे में करण कारक होता है। कमी दिखाने के लिए भी बुखार से बहुत कमजोर हो गया, इस प्रकार के वाक्य भी आ जाते हैं, वहां पर भी हमें करण कारक का प्रयोग। कि प्रार्थना और निवेदन में भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ, इसमें भी आपके करण कारक होता है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि सम धन प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए और को है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो, जहां दो कर्म हो, वहां विभक्ति को का प्रयोग होगा। जैसे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, यहाँ पर तो एक ही कर्म है, इसलिए क्योंकि लोगों ने किसके लिए दान दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए, एक कर्म है। मेरिट में आने के लिए मेहनत, कहाँ किसके लिए, मेरिट में आने के लिए एक ही बार
फिर को का प्रयोग देखें, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, जहां देने के अर्थ में राजा ने गरीबों को, जहां दो कर्म, राजा ने क्या दिए, कंबल एक कर्म, दूसरा क्या है, किसको दिए, गरीबों को, तो जहां पर दो कर्म है इसलिए वहां पर द्विकर्मी क्रिया होने के कारण यहां संप्रदान के लिए को विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होगा। पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें भी क्या होगा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। इस प्रकार अपने आज के विषय में 4 कुल कारक क्या है, कारक के परिभाषा क्या है, उनके प्रमुख भेद 8 हैं, उनमें से 4 का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए में वापस जो 4 बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रैशनलाइजेशन हमने सीख लिया था। अब उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 12, सिंप्लीफाई। एक नंबर आपको गिवन है, सिंप्लीफाई 3 + √5 अपॉन 3 - √5 प्लस 3 - √5 अपॉन 3 + √5। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, बाय रैशनलाइज the denominator। ओके, इस डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हुए आपको ये सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको इसको रैशनलाइजेशन तो करना ही है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको और इसको ऐड करने पर क्या आंसर आता है ये हमको चेक करना है। तब कैसे करना है, 2 टर्म्स है, दोनों को साथ में तो रैशनलाइज नहीं किया जा सकता, तो इंडिविजुअली एक एक को रैशनलाइज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी एक ऑप्शन रहता है इसको सॉल्व करने का, तो ज़रूरी नहीं कि आप रैशनलाइजेशन से करो, बट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यू हैव टू डू द रैशनलाइजेशन, देन डू इट। फर्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज 3 + √5, परिमेयकरण करना है आपको इसका, और फिर इसका आंसर लाना है, प्लस 3 - √5 अपॉन 3 + √5। क्लियर? अब बाय डूइंग रैशनलाइजेशन यू हैव टू सॉल्व इट। तो रैशनलाइजेशन करना है तो इसका अलग से करेंगे और इस नंबर का अलग से करेंगे। तो ये नंबर का अगर आपको रैशनलाइजेशन करना होता, इसके डिनोमिनेटर का, अगर क्वेश्चन सिर्फ यही होता तो कैसे रैशनलाइजेशन करते आप। तो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर चेक करो, 3 - √5। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपको। रैशनलाइजेशन होता ही डिनोमिनेटर का ही है, तो इसका करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 3 √5, 3 √5, बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, इसका अपोजिट साइन लगाएंगे। यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ होने वाली, तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाले को अलग से। ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप दोनों को साथ में देख करके कंफ्यूज ना होए कि पहले किसको सॉल्व करना है। ओके, अब इसको भी रैशनलाइज करना रहेगा। डिनोमिनेटर को चेक करो, 3 + √5, तो आपको सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, बट साइन जो है वो अलग लगाना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेके चलेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, अंश इंटू अंश, हर इंटू हर करेंगे। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 + √5 इंटू 3 + √5। दिस इज द थिंग। 3 माइनस ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट अब मैं हटा चुकी हूँ, 3 - √5, 3 + √5। क्लियर? फिर आगे है प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, 3 - √5 इंटू 3 - √5
अपॉन 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। क्लियर? 3 माइनस रूट 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या तरीका रहेगा, दो टर्म्स आपको दे रखी है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल नंबर होता है डायरेक्टली कर लेते हैं, बट इंडिविजुअली हर एक में 2 एलिमेंट्स है, तो वो तरीका मैंने आपको सिखाया था कि हर एक टर्म जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगी। ईच टर्म वुड बी मल्टीप्लाई विद ईच टर्म। तो देखते हैं, उसकी ज़रूरत पड़े तो वो लगाएंगे, अदरवाइज कोई आइडेंटिटी लग रही तो डायरेक्टली हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 3 प्लस रूट 5, यहाँ भी 3 प्लस रूट 5, दोनों सिमिलर नंबर है। 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 5 का होल रूट 5 है, सॉरी है 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5। नंबर्स आर सेम बट साइन जो है वो डिफरेंट है, माइनस है और प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंस वी नो दैट जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो पहले मेंशन करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, a की जगह कौन है 3, b की जगह रूट 5, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर? उसी स्टेप को आगे सॉल्व किया है मैंने, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा ही। अगेन 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। नंबर्स आर सिमिलर बट द साइन इज डिफरेंट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 3 है, b की जगह रूट 5 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, अब इसको देखते हैं क्या है, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अभी मैंने इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया है, ओपन नहीं किया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। रूट और स्क्वायर जब भी दोनों एक साथ आ जाए, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रूट और स्क्वायर एक साथ आ रहा है तो वी कैन कैंसिल इट, नहीं, ये होल स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर है, इंडिविजुअली एक पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर तो ओनली रूट 5 ही है, उसका स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे दिखाना नहीं है, मन में समझना है, ऐसे शो नहीं करना। 9 माइनस 5 क्या होना चाहिए, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 5 इज 4 प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 5 इज 4। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, सम करते वक्त डायरेक्टली आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। हर समान है तो अंशों को डायरेक्टली जोड़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 4 और 4 का एलसीएम क्या आया, 4 ही आएगा। 4 डिवाइड बाय 4 1 मल्टीप्लाई विद दिस, अगेन वही, तो दोनों तरफ से बात तो एक ही है। तो न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ एक्सपांड इट, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला कभी पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एज यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह a की वैल्यू रखो, b की जगह b की। ना इस क्वेश्चन में a कौन है और b कौन है, a इज 3, b इज रूट 5, दिस रूट 5। ओके, नाउ इसको एक्सपांड करो, क्या आना चाहिए, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस
ये भी बचा हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू √5 प्लस b का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसके नीचे लिख लिया, आपके पास स्पेस होगा इसलिए एक लाइन में आ जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। नाउ इसके बाद का स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। नाउ नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, √5 का √5 ही रहेगा क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है, प्लस 2 3 ज़ा 6 √5। नेक्स्ट प्लस √5 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर जब दोनों एक साथ आए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 5 बचेगा, प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 के बाद माइनस 2 इंटू 3 6 √5 माइनस 6 √5। नाउ नेक्स्ट में प्लस 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा अपॉन में 4। नाउ सॉल्व करेंगे इसको। जब सॉल्व देखा हमने इसको, जो सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स है उनको ऐड कर देंगे आपस में। देखो 9 है 5 है 9 है, देन अगेन 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 10 10 और 20 एंड 28 6 √5 से माइनस का 6 √5 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 4 है ये, 28 डिवाइड बाय 4 7। तो योर आंसर इज 7। तो इस तरीके से बाय रैशनलाइजेशन ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा। इसमें जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट की एग्जांपल्स कोशिश करें कि आप सॉल्व कर पाए, और 1.6 के क्वेश्चंस भी जो कर पाते हैं वो आपको ही करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 15 कंटिन्यू करेंगे। यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ रहे थे हम, उसमें से लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ पढ़ने के बाद टॉपिक स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, तीनों एक ही टर्म है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें सेकेंड पैरा चल रहा था हमारा, प्लांट सेल और एनिमल सेल देख रहे थे। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने टॉपिक लिया है वो आउटर साइड वाला है, मतलब ये कि सेल को स्टडी करने के लिए सबसे पहले बाहर वाले पार्ट की स्टडी करेंगे, देन उसके अंदर जाएंगे, देन उसके अंदर तो एक एक करके सारे ऑर्गेनिल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। आपको डायग्राम बुक में से भी क्लियर दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये कि इन सारे सेल ऑर्गेनिल्स, ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, राइबोसोम, न्यूक्लियस, बाकी सारे जो भी दे रखे हैं, गोल्जी एपरेटस, परऑक्सीसोम, तो इन सारों को हैंडल या कैरी करने वाला जो है, मतलब इनको बाउंड करके जो रख रहा है एक यूनिट में, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट टॉपिक मैंने फर्स्ट पैरा आपको पढ़ा दिया था। अब सेकेंड लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे इन सबको क्या करता है, ये अंदर यूनिट में बना के रखता है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज रेफर्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सारे सिमिलरिटीज स्ट्रक्चर को अंदर बाउंड करके रखता है एक यूनिट में, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर नोन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, या फिर कुछ बोलेंगे अगर तो वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, यानी इन सारे ऑर्गेनिल्स को, ये जो ऑर्गेनिल्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये सारे ऑर्गेनिल्स है, इसके भी एज वेल एज प्लांट सेल के भी, तो इन सारे ऑर्गेनिल्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। मतलब ये कि ये सारे एक मेम्ब्रेन से कवर्डेड होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स को जो कैरी करता है उसको बोला जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज वेल एज इसको एक और टर्म दी जाती है जिसका नेम है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये यहाँ आया नहीं है पूरा, आपकी बुक में पूरा दिख जाएगा। It must be kept in mind that the cell membrane does not totally isolate the cell from its environment। हमारे माइंड में हमें ये रखना है इस चीज़ को। हम क्या बोलते हैं कि अगर ये वॉल नहीं होती, अगर ये सेल वॉल, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल का उसमें अभाव होता है या एब्सेंट होती है या कम होती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि
ये जो इन दोनों का काम है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये हम ये समझ लेते हैं कि इसको ये काम है कि ये एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से इसको सेपरेट रखती है। बट हमारे माइंड में ये भी लाइन याद रहनी चाहिए हमको कि पूरी तरह से सेपरेट नहीं रखता। दैट मीन्स ये कि बाहर से आने वाले कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ये अपने अंदर आने देता है और अंदर वाले सेलेक्टिव चीज़ों को वो बाहर भी जाने देता है। तो ये नहीं बोल सकते कि टोटली आइसोलेट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, मतलब ये टोटली सेपरेट नहीं रखता। There is a continuous flow of materials and information across the membrane due to its semi-permeable nature. अंडरलाइन करना आप यहाँ पर semi-permeable nature, due to semi-permeable, semi का मीनिंग होता है अर्ध पारगम्य, हिंदी में बोलते हैं इसको, आप इंग्लिश में याद रखो semi-permeable। semi-permeable मतलब आधी अधूरी चीज़ों को अपने अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता, तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल नेचर। मतलब ये कि सेमी परमिएबल नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट इजीली, इंफॉर्मेशन और कुछ मटेरियल जो है वो इजीली फ्लो होता है और कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। सेमी परमिएबल मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, तो आपको ये नोट करना है, अंडरलाइन कर देना, इसको नोट्स में लिख देना। सेमी परमिएबल मीन्स द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सम सब्सटेंस टू डिफरेंट डिग्री एंड इम्परमिएबल टू अदर्स। पहले क्या लिखा है, परमिएबल टू सम सब्सटेंस। सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या है ये यहाँ पे बता रहे हैं। सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है कि ये कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल होती है, यानी कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर अलाउ करती है, बट कुछ सब्सटेंस को ये अपने अंदर अलाउ नहीं करती है, जिसको टर्म देते हैं इम्परमिएबल, अपारगम्य। कुछ को आने देती है सो परमिएबल और कुछ सब्सटेंस को नहीं आने देती, सो दैट्स कॉल्ड इम्परमिएबल, अपारगम्य, नहीं आने देती। That's all. Therefore, the biological membrane maintain different distribution of molecules in cell. इसीलिए बोल सकते हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल के अंदर सारे जो मटेरियल्स होते हैं उसका प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है सेल के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये इसका स्ट्रक्चर या इसकी बनावट क्या होती है। बनाने को हम क्या बना देते हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि इस लाइन में इसके अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनेल कैरी करता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेम्ब्रेन को उठा के अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे सिर्फ इस लाइन को, तो इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी पढ़ने जैसा होता है या बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, इसको पढ़ते हैं हम। वेरियस मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स मीनिंग, मॉडल का मीनिंग है थ्योरी देते हैं ना कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा है, कुछ बोलते हैं ऐसा है, तो वो सब जो साइंटिस्ट जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं वो अपनी और थ्योरी को एक्सप्लेन करते जाते हैं, जिनको बोला जाता है मॉडल। हर एक साइंटिस्ट ने एक अलग अलग मॉडल दिया। किसी ने बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह काम करती है, आगे मैं बताऊंगी। किसी ने कुछ और कहा, तो ये सारे नाम यहाँ पर आते रहेंगे, आपको साइंटिस्ट के साथ इस चीज़ को नोट करना होगा। सेल मेम्ब्रेन इज अ pliable film like structure. The cell membrane is mainly made up of phospholipid. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, pliable का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो वो फ्लेक्सिबल होती है। फिल्म लाइक स्ट्रक्चर यानी बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतली होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले जो थ्योरी निकाली या जो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि पहले तो वो फ्लेक्सिबल होती है, थिन, बहुत ज़्यादा पतली होती है, एंड थर्ड टर्म उन्होंने दी कि वो लेयर जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन। अब देखो, द सेंट्रल फॉस्फोलिपिड लेयर इन सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। सैंडविच नाम आया है ना यहाँ पे, क्यों आया देखो, आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप इसको नाम दे सकते हो सैंडविच मॉडल। सबसे पहले आप टर्म यहाँ पर हेडिंग नहीं दे रखी है ना, तो आप नोट्स बनाओ तो आप सबसे पहले बनाओ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे प्रपोज किए, सबने अलग अलग थ्योरी दी, उसमें सबसे पहले एक मॉडल आया, तो वो मॉडल आया सैंडविच मॉडल। नाम से याद रहेगा, तो सैंडविच मॉडल क्या था, तो सैंडविच की तरह था, जिसमें एक प्रोटीन ऊपर एक प्रोटीन नीचे, बीच में अगर कुछ डिफरेंट चीज़ है तो वो है फॉस्फोलिपिड की लेयर। यहाँ पे दे रखा है, आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जैसे सैंडविच होता है
नीचे वाली और लास्ट ऊपर सबसे ऊपर वाली 2 लेयर सेम होती है, बीच में कुछ अलग डिफरेंट चीज़ होती है, तो वो डिफरेंट चीज़ को कनेक्टिव लिंक बनाता है, जो 2 ऊपर सरफेस ऊपर और नीचे वाले सरफेस को वो कनेक्टिव लिंक बना के मतलब जोड़ के रखता है। सेम एज यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर प्रोटीन की लेयर बनी हुई है ऊपर और नीचे, और बीच में अगर कुछ है तो वो है फॉस्फोलिपिड की लेयर। तो आप इसको डायग्राम अच्छे से दिमाग में अभी कैप्चर कर लो, बहुत ईजी है। क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा बीच वाले को डिफरेंट तरीके से बनाना है, उसको नाम ले देना फॉस्फोलिपिड लेयर, ऊपर दोनों प्रोटीन लेयर। तो 2 प्रोटीन लेयर के बीच में जो फॉस्फोलिपिड लेयर है तो इसको बोला जाता है सैंडविच मॉडल। अब देखते हैं आगे, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे इसको क्यों बोला द सेंट्रल फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब ये लाइन आप लिख देना, बीच का जो सेंट्रल फॉस्फोलिपिड लेयर होता है वो 2 प्रोटीन लेयर से ऊपर नीचे से घिरा हुआ रहता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैंडविच मॉडल। All membrane, according to unit membrane concept, all membranes are made up of 2 outer protein layer, बाहर वाली दोनों outer protein layer separated by a middle phospholipid layer, दोनों separate हो रही है एक phospholipid layer के जरिए। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके नोट्स बना देना आप। नेक्स्ट लेती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ दे रखा है डू यू नो में, डू यू नो में दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फर्स्ट सैंडविच मॉडल हो गया, अब सेकंड कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ये नाम भी आपको याद रखना है, इसको भी हेडिंग के साथ लिखना है। इसमें क्या हुआ था, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय S.J. सिंगर एंड G. निकोलसन। अंडरलाइन करो आप, S.J. सिंगर एंड G. निकोलसन ने क्या किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। किसके बारे में दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा कैसा होता है, देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यहाँ से नोट्स बन जाएंगे, अंडरलाइन कीजिएगा। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। उन्होंने कहा कि लिपिड्स जो होती है वो बाइलेयर में होती है, यही चीज़ जो उधर साइड में प्रोटीन का बोला था, बीच में फॉस्फोलिपिड बोला था। आगे निकोलसन सिंगर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो होती है लिपिड्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर कॉल्ड लिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर, बाई मीन्स 2, एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मतलब कहीं कहीं पर, जैसे दोनों तरफ। मैं यहाँ पे डायग्राम से बता देती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है ये कि 2 लिपिड की लेयर होती है, 2 लेयर है इसलिए इसको नाम दिया बाई लेयर। क्लियर। फिर ये बोल रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में होते हैं। मोज़ेक मतलब कहीं पर है कहीं पर नहीं है, और प्रोटीन भी वापस 2 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक, एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब है सुपरफिशियल, मैं और डिटेल में बताऊंगी। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कुछ प्रोटीन बाहर से ही होते हैं और कुछ प्रोटीन अंदर से होते हैं, जिनको बोलते हैं इंट्रिंसिक। अब जैसे ये प्रोटीन आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये जो प्रोटीन के पार्ट्स थे वो इस लेयर में किस तरह से थे, मोज़ेक फॉर्म में थे, और 2 जो लेयर बनी हुई थी वो थी लिपिड की बाई लेयर। ठीक है, तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। लिपिड बाइलेयर फॉर्म हाईली विस्कस फ्लूइड इन विच द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सच एज इंट्रिंसिक, बताया मैंने, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर ऑर्गेनाइज्ड इन मोज़ेक मैनर। प्रोटीन जो होगा वो मोज़ेक मैनर में अरेंज होगा। इंट्रिंसिक यानी बहुत ज़्यादा अंदर धसे हुए भी मिलेंगे, और एक्सट्रिंसिक यानी प्रोटीन की लेयर हमको बाहर भी दिखाई देगी। इंट्रिंसिक प्रोटीन आर इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली। इंट्रिंसिक जो होंगे वो कुछ कम्प्लीटली अंदर की तरफ होंगे तो कुछ बाहर भी होंगे। एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अकर सुपरफिशियली, सुपरफिशियल की मीनिंग है बाहर की तरफ होंगे। एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द प्रोटीन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे आपने देखा होगा ओशियन में क्या होता है, आइसबर्ग्स बने होते हैं। आइसबर्ग्स क्या होते हैं, बड़े बड़े आइस के जो लेयर्स बन जाती है, आप समझ सकते हो एक आइलैंड की तरह वो आइसबर्ग्स ऊपर उठ जाता है। तो वो ओशियन के पानी में आइसबर्ग्स का उठ जाना, सेम एज यहाँ पर प्रोटीन से इसको कंपेयर किया है कि यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो वो आइसबर्ग की तरह एक ओशियन से जैसे आइसबर्ग निकलता है आइलैंड की तरह, सेम एज यहाँ पर प्रोटीन भी उसमें से निकला हुआ होता है लिपिड की लेयर में से। मैं आगे और कंटिन्यू करूँगी, आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके लाना ताकि ईजिली समझ में आएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत की स्थिति क्या है और वो कहाँ पर स्थित है।
इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बहुत डिटेल में दे रखा था। इसके उसी लेसन के 2 पार्ट कर दी, एक हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और सेकंड लेसन पढ़ेंगे। जो आपके 8th क्लास में एक लेसन था, यहाँ पर उसको 2 लेसन में डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम ग्लोसरी वर्ड्स को देख लेते हैं। उनको देखने पर आपके पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर क्या दे रखा है। ये पॉइंट्स आप ये टॉपिक समझ लेते हो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका, तो पूरा लेसन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट दे रखा है कॉन्टिनेंट। सबको पता है कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय ओशन। क्या दे रखा है, ऐसा बड़ा क्षेत्र जो सराउंडेड चारों तरफ से घिरा रहता है, किससे, ओशंस, एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज। और क्या होते हैं, कुछ देश होते हैं। हेमिस्फीयर 1/2 ऑफ द अर्थ, जैसे कि कोई सर्कल बना रखा है, कह सकते हैं ग्लोब जैसा, उसका 1/2 जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड एंड इमेजिनरी पोजिशन। क्या दे रखा है, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखा, ऑन द अर्थ और ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पर बनाते हैं, मैप के ऊपर। मैंने आपको बताया था कैसे इमेजिनरी लाइन होती है, और कह सकते हैं कि एक ग्लोब बताओ आप, उसमें उसके अंदर आपको इमेजिनरी लाइन करते हो। जैसे एक सर्कल बनाया आपने, कोई इमेजिनरी लाइन करते हो। मेजर्ड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इसको हम मेजर्ड किससे करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, बीच में जो लाइन आ रही है वो क्या होगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसका हिंदी में लिखना हो, लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांशीय रेखा। ये पीछे आपके आएगा भी है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि इंडिया की पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, तो आएगा नॉर्थन, उत्तरी गोलार्ध जिसको बोल सकते हैं अपन। तो वो क्या आएगा, यहाँ पर इसको अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड का मीन्स होता है देशांतर। ये मैं आपको ग्लोब के अंदर बताऊंगी, ये लेसन पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ग्लोब पे बताऊंगी कि कौन सा लैटिट्यूड होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है, कि आपको ये पढ़ने के बाद उसमें आप उसकी पोजीशन को देखोगे। क्या दे रखा है, एन इमेजिनरी पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड मेजर्ड इज एंगुलर डिस्टेंस इज द ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पर ऊपर क्या था, नॉर्थ से साउथ था, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ साउथ अपन ऐसे कर रहे, ईस्ट वेस्ट ऐसे कर रहे, तो जो लाइंस होगी, लैटिट्यूड की जो लाइंस होगी वो क्या होगी, आपके इस प्रकार से होगी सीधी, और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन होगी वो ऊपर से नीचे, यानी कि वो जो सर्कल चलता है वो पूरा सर्कल चलता है नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ का, और यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट जो चलेगा वो क्या होगा, हाफ होगा, वो हेमिस्फीयर के अंदर। मैं आपको पूरा बताऊंगी क्या होता है। पेनिसुला, अ लार्ज एरिया बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड। किसको कहते पेनिसुला, एक ऐसा एरिया जिसको जो तीनों तरफ से पानी से गिरा हुआ। सॉरी, यहाँ पे रह गया, मेजर्ड इज द एंगुलर डिस्टेंस टू ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है हिंदी में। पर आपको हिंदी जान के क्या करना है, आपको इसका पर्टिकुलर मीनिंग आप क्या यूज़ करोगे, प्राइम मेरिडियन। अब पेनिसुला ऐसा एरिया जो तीनों साइड से किससे गिरा हुआ हो, सी से गिरा हुआ हो। ये आगे यहाँ पर प्राइम मेरिडियन क्या होता है, एन इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन। क्या दे रखा सेमी सर्कुलर लाइन। यहाँ पर भी कौन सी, इमेजिन, यहाँ पर जो अपन लाइन खींच रहे पर्टिकुलर अपने को नहीं पता वो क्या है, काल्पनिक रेखा है, कल्पना के आधार पर। ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, देखो मैंने अभी बताया आपको, जो क्या करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। आपने ग्लोब देखा होगा या अर्थ का एक, आप पहले नेट पे सर्च करके, बीच में एक लाइन खिंची हुई है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करती है, कनेक्ट करती है। दैट पासिस ओवर द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। वहाँ पर ऊपर से एक ग्रीनविच मीन टाइम आता है, GMT, जिसको आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वो रेखा भी वहाँ से गुजरती है। द वैल्यू ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन टू बी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस मेरिडियन की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर। स्टैंडर्ड मेरिडियन, the longitude which passes through a country which is used to fix the standard time for the country। क्या दे रखा है, एक जो फिक्स टाइम कर रखा है अपना, वो किस बेस पर कर रखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर। अब दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस बेस पर डिपेंड करता है, दिस इज लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया। दिस इज
5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ये चीज़ हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ये कितनी हावर्स आगे चलती है, 5.5 आवर्स आगे चलती है। और किसको बेस माना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा होती है ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन, उसको हम क्या करते हैं, बेस मानते हैं। स्ट्रेट इट इज़ अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लैंड एरियाज, यानी कि ऐसा सकड़ा रास्ता जो क्या करता है, दो एरिया को जोड़ने के काम में आता है, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट। सुनामी इट इज़ ह्यूज सी वेव जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। ये आप लोगों ने सुनामी नाम सुना हो, कहाँ पर आती है, समुद्र में आती है। जब समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊपर उठती है तो वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, जनरेटेड। जनरेटेड का मतलब उत्पन्न होना, तो वो कहाँ पर होती है, सी फ्लोर। एक और दे रखा है इसमें लास्ट ग्लोसरी वर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी मैंने आपको बताया है कि बीच में से एक रेखा निकालते 23.5 डिग्री की, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। An imaginary circle on the earth surface running at angular distance of 23 degree 30 minutes to the north of the equator। अब यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट कर रखा है, आप इसको 23 डिग्री एंड हाफ भी कर सकते हो तो भी वो सही है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इट इज़ अ पैरेलल टू द इक्वेटर। अभी किसके समान होती है, इक्वेटर के समान होती है। सिंपल सा एक सर्कल बनाया, उसके बीच में जो लाइन बनाई उसको हमने क्या बेस माना है, इक्वेटर माना है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, ये किसके समान होती है, इक्वेटर के समान होती है। एंड फॉर्म्स ऑफ द नॉर्थर्न लिमिट्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन। आप लोगों ने 3 जोन पढ़े थे, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन। तो वो जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई सर्कल बनाया है और उसके बीच में जो 2 लाइन आ रही है, फर्स्ट इक्वेटर भी बनाए, उसके बाद ट्रॉपिक और कैंसर भी बने, तो उसके बीच का जो एरिया है वो किसके अंदर आएगा, जोन के अंदर आएगा, जिसको हम हिंदी में तटबंध बोलते हैं, यानी कि कटिबंध जिनको बोला जाता है। तो ये आपके क्या थे, इस लेसन से रिलेटेड ग्लोसरी वर्ड थे, जिनको समझकर हम पूरा लेसन आसानी से समझ सकते हैं। अब अपने जो आता है ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कैसी है, वो कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा लेसन है, पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।